एक दिन एक महिला अचानक से मर जाती है। मरने का कारण कुछ मेडिकल रीज़न होता है। उस महिला के मरने के बाद उसके रिश्तेदार सोचते हैं कि जितने जल्दी हो सके महिला का क्रियाक्रम कर दिया जाए। वो महिला विदेशी नागरिक थी, इस वजह से उसकी एक कब्रिस्तान में कब्र खुदवाई जाती है जो कि 4 फुट गहरा होता है और उस महिला को ताबूत में पैक करके उस कब्र में डाल दिया जाता है। लेकिन वो महिला जैसे ही कब्र के अंदर दफना दी जाती है, दूसरे ही दिन पता चलता है कि वो कब्र के अंदर से अजीबोगरीब आवाज़ आ रही है। इस कब्रिस्तान में ये जो कब्र था इसे खुदवाया जाता है और कब्र के अंदर से ताबूत बाहर आता है। फिर पता लगता है कि ये महिला कब्र के अंदर दफनाने के बाद जिंदा हो गई थी। अब इसके बाद ये जब कहानी लोगों को पता चलती है और इसके पीछे का कारण पता चलता है तो पता लगता है कि इस महिला को 2 बार कब्रिस्तान में कब्र के अंदर दफनाया गया और वो दफन होने के बाद जिंदा हो गई। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये सच्ची कहानी है और जिसकी शुरुआत होती है इंग्लैंड से। नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल। आज की जो मैं सच्ची कहानी आप सभी को सुनाने वाली हूँ, इस घटना की शुरुआत होती है इंग्लैंड से। इंग्लैंड में साल था 1674 का और इस समय एक दाम्पति एक घर में बड़ी ही सुख सुविधा के साथ रह रहे थे। पति अच्छी कमाई करता था और पत्नी बेहद खुश थी। लिहाजा इस परिवार में 2 लोगों के अलावा, पति पत्नी के अलावा और कोई सदस्य नहीं रहता था। उनके कोई बच्चे भी नहीं थे और इन दोनों ही दाम्पतियों का नाम था विलियम और एलिस बेलेंडन। ये जो फैमिली थी ये बहुत ही अच्छी खुशहाल फैमिली थी, अपनी नई नई ज़िंदगी की शुरुआत कर रही थी। पति डेली काम के लिए जाया करता था और उसकी जो जॉब थी वो शराब फैक्ट्री में थी। इस वक्त इस दौर में जो फैक्ट्री होती थी वो घर से काफ़ी दूर हुआ करते थे। जाने आने का साधन भी कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं था, काफ़ी वक्त लगता था। इस वजह से जो मिस्टर वेलेंडन होते हैं वो जब भी काम के लिए जाते थे तो घर से 1-2 दिन के लिए बाहर ही रहा करते थे, अपने फैक्ट्री के काम से हैं। इस शराब फैक्ट्री में जो चीज़ें लगती थी शराब बनाने में, उसमें एक अफीम नाम का भी एक ऐसा प्राकृतिक पौधा होता है जिसकी उगाई करी जाती थी और ये जो अफीम होता है नशीली चीज़ों को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ब्लेंडन जो थे उन्होंने अफीम के कुछ पत्ते घर लेकर के आए और अफीम का पानी बनाया और उसे स्टोर करके रख दिया। शायद ये शराब बनाने में इस्तेमाल करने के उद्देश्य से ही रखा गया था। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि जो मिस्टर ब्लेंडन होते हैं वो अपने घर से फैक्ट्री की ओर जाते हैं और उनकी वाइफ घर पे अकेले रहा करती थी। इधर जो उनकी बीवी थी इस पानी को गलती से पी लेती है और थोड़ा बहुत नहीं, अच्छी मात्रा में पी लेती है और उसके बाद वो बेसुध होकर घर में गिर जाती है। अब जब वो घर में गिरती है तब घर में कोई अन्य सदस्य थे नहीं, वो काफ़ी वक्त तक बेहोश रहती है। सबसे पहले कुछ पड़ोसियों को पता चलता है कि काफ़ी वक्त से जो एलिस है वो घर से बाहर नहीं निकली है और इस वजह से कुछ पड़ोसियों को भनक होती है कि घर के अंदर एलिस ठीक है या नहीं है। कुछ पड़ोसी घर पे आते हैं और घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं। एलिस काफ़ी देर तक अपने घर का दरवाज़ा खोलती नहीं है। इस वजह से उसके जो रिश्तेदार थे नज़दीकी, उन्हें फ़ोन करके एलिस ब्लेंडन के घर बुलाया जाता है। अब आनन फानन में जब काफ़ी वक्त हो जाता है, गेट दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश की जाती है और ये दरवाज़ा खुलने का नाम ही नहीं लेता है, तब फिर उस दरवाजे को तोड़ दिया जाता है। जैसे ही परिवार के अन्य सदस्य जो रिश्तेदार के रूप में आए थे वो अंदर रूम में पहुंचते हैं तो देखते हैं ब्लेंडन नीचे फर्श पे गिरी पड़ी है और जो उसका पति है वो घर पे है नहीं। अब इधर जो वो सदी थी उस सदी में इतना ज़्यादा एडवांस ट्रीटमेंट नहीं होता था, इतनी मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी। एक कॉमन डॉक्टर जो होते हैं जो आमतौर पे उपचार कर लिया करते थे उन्हें बुलाया जाता है। उनके पास होता है एक आईना। जब वो घर आते हैं तो एलिस को पहले टटोलते हैं, उसके नब्ज चेक करते हैं और जितना हो सकता था उसके लिए वो सारे ही इलाज करने की प्रक्रिया को
करते हैं। लेकिन जो एलिस ब्लेंडन थे उसे होश आ ही नहीं रहा था, लिहाजा काफ़ी घंटे गुजर जाते हैं और अब परिवार के लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगता है कि एलिस जिंदा भी है या फिर नहीं है, और डॉक्टर को भी यही शक होता है। उसके बाद जो आईना, छोटा सा आईना वो ले करके जो आते हैं साथ में डॉक्टर, वो अब नाक और मुंह के पास इस आईने को ले जा करके कुछ चेक करने लग जाते हैं। इस आईने में वो डॉक्टर ये चेक कर रहे थे कि अगर ब्लेंडन की सांसें चल रही है, वो सांस ले रही है, तो जैसे ही वो सांस लेगी आईने पे एक धुंध सा जम जाएगा। अक्सर आपने देखा होगा कि अगर आप आईने के पास जा कर के अगर अपने सांस को ज़ोर ज़ोर से मुंह से छोड़ना शुरू करते हैं तो एक धुंध सा बन जाता है, और ये इस वजह से चेक किया जा रहा था कि अगर कोई भी इंसान मर जाता है तो उसकी सांसें बंद हो जाएगी और वैसी धुंध कांच पे नहीं पड़ेगी। और यही एक जरिया था चेक करने का कि कोई भी इंसान जिंदा है या फिर मर चुका है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि उस समय इतना ज़्यादा एडवांस फैसिलिटी मेडिकल ट्रीटमेंट का नहीं था, ना ही हॉस्पिटल थे, ना ही कोई इक्विपमेंट था इतना ज़्यादा कि हार्ट बीट चेक कर लिया जाए, किसी मशीन से ECG कर लिया जाए। तो अब जब डॉक्टर जो ब्लेंडन होते हैं उसके नाक के मुंह के पास इस आईने को रखना शुरू करते हैं, काफ़ी वक्त तक वेट करते हैं, तब उसमें कुछ धुंध नहीं बनती है, और उसके बाद हार कर मिस्टर ब्लेंडन की मृत्यु की जो शंका थी उस पर मोहर लगा दी जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि मिसेस ब्लेंडन जो है वो अब जिंदा नहीं है, वो मर चुकी हैं, और लिहाजा उनके पति को बुला लिया जाए। परिवार के लोग जब इस बात को सुनते हैं तब रिश्तेदार कहते हैं कि जो एलिस का हस्बैंड है वो काफ़ी दूर काम करने के लिए जाता है, उसका जो फैक्ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा दूर है, इस वजह से वहाँ पे खबर इतनी जल्दी नहीं पहुँच पाएगी, ना ही वो वहाँ से आ पाएगा। इसलिए अब जो भी प्रक्रिया आगे की है ब्लेंडन की, वो सब कुछ रिश्तेदार मिलकर करेंगे। इसके बाद मिसेस ब्लेंडन की पार्थिव शरीर को एक ताबूत में बंद किया जाता है विधि विधान से, और ये ताबूत इतना बड़ा भी नहीं था और उस समय इतना ज़्यादा कोई फैसिलिटी भी नहीं था कि जो बॉडी होती है उसको प्रिजर्व करके रखा जा सके मॉर्चरी रूम में, ताकि उनके पति का इंतज़ार किया जा सके। इस वजह से ही परिवार के जो जितने रिश्तेदार थे उन्होंने ये डिसीजन लिया था सहमति से कि जितना जल्दी हो सके ब्लेंडन की जो भी क्रियाक्रम है, लास्ट रिचुअल्स हैं, वो पूरी कर दी जाए। इस वजह से ब्लेंडन को तैयार किया जाता है, नए कपड़े पहनाए जाते हैं, ताबूत के अंदर उसे रखा जाता है और फिर उसे एक शमशान घाट में जाकर के दफना दिया जाता है, जिसका नाम होता है साउथ बीफ सेमेट्री। और यहाँ पे जाकर के मिसेस ब्लेंडन के ताबूत को 4 फीट के गड्ढे को पहले खुदवाया जाता है और उसमें डाल के फिर लास्ट के रिचुअल्स कर दिए जाते हैं, और ऊपर एक तख्त लगाई जाती है जहाँ पे लिखा जाता है कि ये जो कब्रिस्तान में जो कब्र है वो मिसेस ब्लेंडन की है, जो कि विलियम ब्लेंडन की पत्नी है। इसके बाद सारे रिचुअल्स जब कंप्लीट हो जाते हैं और जो डेट था वो 15 जुलाई 1674 का था। इधर नेक्स्ट डे ही यानी कि 16 जुलाई को ही मिस्टर ब्लेंडन अपने घर आते हैं, बड़ी ही परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, अपनी पत्नी को ढूंढते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि उनकी पत्नी के साथ कुछ ऐसा हादसा हो गया है, वो सीधे कब्रिस्तान जाते हैं, अपनी पत्नी के कब्र के पास बैठते हैं और घंटों रोते हैं। फिर उसके बाद कुछ रिश्तेदार मिस्टर ब्लेंडन को समझा बुझा कर घर ले आते हैं, और फिर उनकी जो उदासी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, वो कुछ दिन काम पे भी नहीं जाते हैं। लेकिन इधर 2 दिन जैसे ही बीतते हैं, मिसेस ब्लेंडन को दफन किए हुए 16 तारीख जैसे ही ख़त्म होता है, 17 तारीख को जो ये कब्रिस्तान था इसके पास ही एक स्कूल था, और इस स्कूल में कुछ बच्चे जो हैं वो लंच टाइम पे बाहर निकल आते थे खेलने के लिए। खेलते खेलते इस स्कूल में से 2 बच्चे इस कब्रिस्तान में पहुंच जाते हैं। वो खेलते रहते हैं अपनी आम जो जैसे डेली खेलते थे, भागते हैं, दौड़ते हैं, और इसी खेल खेल में उनको कुछ आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ चीखने चिल्लाने और रोने जैसी थी, सिसकने जैसी थी। अब वो बच्चे डरते हैं और घबराते हैं, लेकिन इतना भी नहीं घबराते हैं कि वो उस आवाज़ को ढूंढने की कोशिश ना करें, क्योंकि समय दिन का ही था। बच्चे डर रहे थे पर इतना भी नहीं डर रहे थे कि वो वहाँ से भाग जाएं। लिहाजा वो दोनों बच्चे उस कब्रिस्तान तक पहुँचते हैं
जो मिसेस ब्लैंडन का था। वहाँ से आवाज़ें आ रही थी। अब बच्चे डर जाते हैं और सीधे भाग करके जो स्कूल था पास में उसके प्रिंसिपल के पास जाते हैं। प्रिंसिपल के पास जाकर वो कहते हैं कि पास के कब्रिस्तान के कब्र के नीचे से आवाज़ें आ रही हैं और जो कि काफ़ी डरा रही हैं। कोई महिला है जो कि चीख रही है, चिल्ला रही है। इसके बाद जो प्रिंसिपल होते हैं वो बच्चों पे काफ़ी गुस्सा करने लगते हैं, क्योंकि ऐसी बातें अगर दूसरे बच्चों को पता चलेगी तो स्कूल भी बंद हो सकता है और बच्चे भी डर सकते हैं। इस वजह से उन दोनों ही बच्चों को प्रिंसिपल डांट कर भगा देते हैं और समझाते हैं, बुझाते हैं और कुछ जुर्माने के तौर पे उनसे कुछ पैसे भी लिए जाते हैं ताकि वो ये हरकत आगे से करे ना और कब्रिस्तान की तरफ बिल्कुल भी ना जाएं। लेकिन जो प्रिंसिपल थे उनके मन में ये शक जरूर था कि मिसेस ब्लैंडन को 2 दिन पहले ही इस कब्रिस्तान में दफनाया गया है, क्योंकि वो भी मिसेस ब्लैंडन को जानते थे। अब इस वजह से वो खुद सीधे चले जाते हैं कब्रिस्तान जाकर के वो खुद सुनने की कोशिश करते हैं क्या वाकई ही यहाँ से कुछ आवाज़ें आ रही हैं। जब वो मिसेस ब्लैंडन के कब्र के पास पहुँचते हैं तब उन्हें भी वो सेम आवाज़ सुनाई देती है। जब उन्हें ऐसी आवाज़ें सुनाई देती है तब वो सीधे वहाँ से भागते हुए मिस्टर ब्लैंडन के घर चले जाते हैं और घर जाकर के विलियम को बताते हैं कि आपकी पत्नी की जो अभी डेथ हुई है और उसका जो कब्र है उससे कुछ आवाज़ें आ रही हैं। अब मिस्टर ब्लैंडन को भी कुछ शक होता है और अजीब सा अटपटा लगता है सुनकर, और वो अपनी पत्नी से इतना प्यार करते थे कि वो तुरंत ही अपने कुछ रिश्तेदारों को लेकर के उस प्रिंसिपल के साथ उस कब्रिस्तान में अपनी पत्नी के कब्र के पास चले जाते हैं। काफ़ी वक्त गुजारते हैं, 2-3 घंटे जैसे ही होते हैं वो उस आवाज़ को सुनने की, महसूस करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिस वक्त वो कब्रिस्तान पहुंचते हैं उस वक्त आवाज़ नहीं आ रही थी। लेकिन कुछ समय रुकने के बाद वो आवाज़ आना शुरू हो जाती है। अब इधर कब्र के अंदर एक महिला दफन है और उसकी आवाज़ बाहर आ रही है। मिस्टर ब्लैंडन बिल्कुल भी वेट नहीं करते हैं और तुरंत ही इस कब्रिस्तान में जो कब्र बनवाई गई थी मिसेस ब्लैंडन की उसको खोदने के लिए और उस ताबूत को बाहर निकालने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि कानूनी प्रक्रियाएं काफ़ी ज़्यादा थी। किसी भी कब्र को ऐसे ही खोला नहीं जा सकता था। अब लिहाजा जो कोर्ट होता है वहाँ तक मिस्टर ब्लैंडन पहुँचते हैं अपने रिश्तेदारों के साथ। वहाँ पे जा कर के और जो जज थे उनको बताया जाता है कि ऐसी ऐसी कुछ बात है। उसके बाद वहाँ से परमिट मिलता है, परमिशन मिलती है और फिर उस कब्र को खोदा जाता है। जब वो ताबूत बाहर निकलती है तो ताबूत का ढक्कन हटाया जाता है और जब उसके अंदर का जो सीन होता है वो सभी देख करके घबरा जाते हैं। परिवार के जो लोग उस दिन दफन करने के वक्त ब्लैंडन के वहाँ पे खड़े थे कब्र के बाहर, उनका कहना था कि जब मिसेस ब्लैंडन को दफनाया गया था तब उसको नए कपड़े पहनाए गए थे, साथ ही उसको तैयार किया गया था और इस ताबूत के अंदर प्रॉपर पूरा बेड सीट एक बिछा करके और जो भी जितनी चीज़ें हो सकती थी वो सब कुछ प्रॉपर थी, सब कुछ किया गया था। लेकिन जब ताबूत का ढक्कन अब खुला है तो मिसेस ब्लैंडन के जो कपड़े हैं वो फटे हुए हैं, उनके नाखूनों पे गहरे चोट हैं, ताबूत के ढक्कन को कभी नाखून से खरोचा गया हो ऐसा दिखाई दे रहा है और मिसेस ब्लैंडन के हाथों पे खून के निशान भी हैं। जब उन्होंने ताबूत खोलने की कोशिश की होगी तब उनके नाखून टूटने की वजह से उन्हें चोट लगी होगी और उसके बाद ये खून के निशान आए होंगे। अब इधर मिसेस ब्लैंडन की जो बॉडी थी उसको तुरंत निकाला जाता है और फिर से डॉक्टर को बुलाया जाता है और उनको चेक करवाया जाता है। जब डॉक्टर आते हैं और चेक करते हैं तो बताते हैं कि मिसेस ब्लैंडन जिंदा हैं और इनका इलाज किया जाना चाहिए। बहुत मशक्क़त के बाद कुछ घंटे तक इलाज चलता है, लेकिन शाम होते होते तक फिर से मिसेस ब्लैंडन बेसुध हो जाती हैं और उनके शरीर में कोई हरकत नहीं रहता है। अब फिर से वही जो टेक्निक थी कि कांच को नाक के पास, मुंह के पास लगाया जाएगा और इससे पता चलेगा कि जो इंसान है वो मरा है या फिर जिंदा है, उसी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यही एक ऐसा फुल प्रूफ तरीका था जिससे कि पता लगाया जाता था कि कोई मर चुका है या फिर जिंदा है, और इसके अलावा कोई तरीका था ही नहीं। और ये सबसे विश्वास के लायक माना जाता था, क्योंकि अब तक ऐसा हुआ ही नहीं था कि इस तरीके की वजह से कभी कोई गलत रिजल्ट आया हो। तो अब फिर से जब आईना लगाते हैं डॉक्टर तो पता चलता है कि आईने पे कोई धुंध नहीं बन रही है। फिर उसके बाद डॉक्टर जवाब दे देते हैं, वो कहते हैं कि अभी इनके शरीर में कोई जान प्राण नहीं है, लेकिन जब पहली बार इनको दफन किया गया था शायद उस समय ये जिंदा थी।
अब फिर से उनकी दूसरी ताबूत की इंतजाम की जाती है। जो भी प्रक्रिया थी उनके दफनाने की वो सब कुछ दोबारा से की जाती है और 2 दिन बाद फिर से उसी ताबूत को फिर से खुलवाकर उसी में ब्लेंडन की जो बॉडी होती है उसको दफना दी जाती है। इसके बाद जब पहली बार उनको दफनाया गया था और निकाला गया, वो दूसरी बार फिर से जब दफनाई जाती हैं तब फिर से वही आवाज़ आना शुरू हो जाती है। और इस वक्त जो है कुछ एहतियात भी बढ़ते गए थे उनके ताबूत को इस गड्ढे में दफन करने के पहले। जो कोर्ट था वहाँ से जो जज होते हैं उन्होंने ऑर्डर पास किया था कि अब दोबारा जब इस बॉडी को दफनाया जाए, क्योंकि उन्हें पता लग गया था कि ये महिला अब मर चुकी है, तब उन्होंने कोशिश किया था कि अगर ये महिला कब्र में जाने के बाद ज़िंदा हो जाती है तो कोई ऐसा गार्ड होना चाहिए जो कब्रिस्तान में दफनाए गए इस ताबूत के पास बैठा रहे रात भर, वो आवाज़ सुनने की कोशिश करे और कुछ ऐसे ऑक्सीजन जाने के लिए उस ताबूत के अंदर छेद बनाई गई थी जहाँ से मिसेस ब्लेंडन सांसें भी ले सके अगर उनको ऐसा लगता है कि उन्हें जान आ चुकी है तब। अब एक जो गार्ड था उसको नियुक्त किया जाता है इस कब्रिस्तान में। वो रात में ड्यूटी करने के लिए आता है, लेकिन वो थोड़ा सा पियक्कड़ इंसान था। वो सोचता है कि रात भर यहाँ बैठने से अच्छा है कि डर भी लगेगा और रात का समय है, कोई देख भी नहीं रहा है, तो मौके का फ़ायदा उठा करके वो सीधे चला जाता है किसी शराब के ठेके पे, जाके वहाँ शराब पीता है रात भर और फिर सुबह वो अपनी ड्यूटी करने के लिए आ जाता है। अब जब वो सुबह आता है तब वही आवाज़ जो बच्चों को सुनाई दे रही थी वो फिर से उस गार्ड को सुनाई देने लगती है। वो फिर से जाता है मिस्टर ब्लेंडन के पास, फिर से सभी चीज़ें बताता है, फिर से डॉक्टर बुलाया जाता है। उनको जब चेक किया जाता है ताबूत के बाहर ला करके मिसेस ब्लेंडन की बॉडी को, तब उनकी नब्ज़ टटोली जाती है। इस बार उनको ग्लास से जो कांच है वो भी मैटर अपनाया जाता है, लेकिन इस बार उनमें कोई हरकत नहीं थी, ये कंफर्म कर दिया जाता है। अब जब कोर्ट में ये बात जाती है कि इतनी बड़ी लापरवाही की वजह से एक जिंदा महिला को 2 बार दफनाया गया और उसके बाद उसकी मौत हुई है, तब उनके रिश्तेदार और परिवार के सदस्यों पे मुकदमा दायर किया जाता है और फिर उन पे बहुत बड़ा जुर्माना भी लगाया जाता है। उनको सज़ा भी हो जाती, लेकिन जो वो डॉक्टर था जिन्होंने मिसेस ब्लेंडन को चेक किया था और उनको पहली बार में मृत घोषित किया था, उसने अपना जुर्म कबूल किया और ये एक लापरवाही का संकेत का इशारा भी दे रहा था। इस वजह से डॉक्टर की सूझबूझ से ये सारे जो फैमिली मेंबर रिश्तेदार होते हैं वो सज़ा से तो बच जाते हैं, कुछ जुर्माना ज़रूर किया जाता है सभी पे। और उसके बाद जब ये कहानी लोगों को पता चलती है तो ये एक ऐसी कहानी बन जाती है जिसे सालों साल तक लोग जब सुनते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। अभी की जो दुनिया है उसमें काफ़ी ज़्यादा एडवांस टेक्निक्स हैं, जैसे कि पता लगाया जा सकता है कि कोई जिंदा है या मरा हुआ है, उसको किस तरह की मेडिकल फैसिलिटी चाहिए। लेकिन 1674 का टाइम ऐसा था जब उस समय व्हीकल्स भी नहीं हुआ करती थी, हॉस्पिटल फैसिलिटी भी नहीं हुआ करती थी, तब लोगों की ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल होती थी और उस समय इलाज भी इतना ज़्यादा आसानी से नहीं मिलता था। तो ये स्टोरी आज की यहीं तक है, लेकिन ऐसी कहानियाँ अभी भी कई सारी सामने आती हैं कि किसी को मृत घोषित कर दिया गया हो और वो फिर से ज़िंदा हो गई हो। ऐसी भी स्टोरीज़ आती हैं और ये काफ़ी ज़्यादा कॉमनली इसके पीछे जो कारण है वो बताया जाता है कि बाय मिस्टेक डॉक्टर की गलती की वजह से ऐसा हुआ है। तो किसी के भी ज़िंदगी और किसी के भी मृत्यु का कोई भी भरोसा नहीं है, ये सब कुछ ऊपर वाले पे निर्भर करता है। आज की कहानी यहीं तक थी। ये कहानी सुनाने का मकसद मेरा किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाने या दुख पहुंचाना नहीं था। अगर आप ऐसी ही सच्ची कहानियां सुनना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं। आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें और सचेत रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।